गुड आफ्टरनून क्लास। आई सपोज मेरी आवाज आ रही है। लास्ट टॉपिक जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहे हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से माइटोकॉन्ड्रिया की बात हुई थी और आज स्टार्ट कर रहे हैं दी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की हमने आपको सारी बातें बता दी थी। किसी को माइटोकॉन्ड्रिया तक कोई डाउट है तो बोलिए, वरना विल स्टार्ट विद क्लोरोप्लास्ट। और ये चार चैप्टर खत्म करने के बाद ही क्लास छोड़ेंगे, चाहे उसमें 1 घंटा लगे, चाहे 1.5 लगे, 2 लगे, 4 लगे। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दैट कि आई फिनिश दिस चैप्टर ओनली देन आई लीव। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? हाँ या ना? नो सर। चलिए, अगर आप लोगों को किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है हमारे सर पास, आपने वैक्यूल्स का एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में एक एक्सपेरिमेंट से क्या है का? सर हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। जो आपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में एग्जांपल दिया था ना, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक वाला, हाँ जिसमें कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह हाँ से अमाउंट ऑफ वैक्यूल्स डिफर कर रहे थे, हाँ। तो वो आपने बस समझाने के लिए दिया था या फिर वो कंसंट्रेशन के हिसाब से अपने आप ही घट और बढ़ जाते हैं? वो तो नहीं, अपने आप थोड़ी ज्यादा और कम हो सकते हैं ऐसे। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्यों नहीं हो? वो खुद डिवाइड होते हैं डिवाइड नहीं एक ही होते, सेल में? बनते तो हैं। बनते और डिग्रेड तो होते हैं। दे फॉर्म एंड डिग्रेड, तो दे फॉर्म मोर और दे विल डिग्रेड मोर। ओके, ओके सर। ओके। चलिए, जो प्लास्टिड्स की बात कर रहे हैं, प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स के अंदर आपके कुछ पिगमेंट कंटेनिंग कुछ सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं। नाम प्लास्टिड इसलिए दिया गया क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इन शेप होती है और एक दूसरे में मर्ज भी कर जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन शेप मतलब आपको डिस्क शेप के मिलेंगे, रिबन शेप के मिलेंगे, स्पाइरल शेप के मिलेंगे, ओवल शेप के मिलेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप के आपको मिलते हैं प्लास्टिड्स। पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट। तो ये प्लांट की प्रॉपर्टी है, एनिमल्स में आपको प्लास्टिड्स नहीं मिलते हैं। ओके, ओके। सो प्लास्टिड्स में हमारे पास कौन कौन से प्लास्टिड्स है, आइए बात करते हैं। प्लास्टिड में हमारे पास वी हैव plastics, two types. One without pigment, जिसको हम बोलते हैं द ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, और एक विद पिगमेंट, जिसमें बेसिकली आएंगे क्रोमोप्लास्ट। इसकी बात अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। एंड द क्लोरोप्लास्ट। Now, what is a leucoplast? Leucoplast is a pigment without pigment वाला प्लास्ट है। बेसिकली फंक्शन करता है स्टोरेज। क्या स्टोर करके रख सकते हैं? कैन स्टोर फैक्ट्स, और जब फैट स्टोर करेंगे तो उनको बनाएंगे क्लोरोप्लास्ट। कैन स्टोर प्रोटीन, then they are known as the aleuroplast, or they can store the carbohydrates. In that case, basically starch, क्योंकि प्लांट स्टार्च की फॉर्म में यूज करते हैं, स्टोर सेलुलोज की फॉर्म में करेंगे, ग्लाइकोजन की फॉर्म में करेंगे, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च known as amyloplast. Okay, so amyloplast, aleuroplast, lyoplast, fat, protein and carbohydrates. Okay, अब विद पिगमेंट में हमारे पास कौन है? हमारे पास है डी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। पहले क्लोरोप्लास्ट डिस्कस करते हैं। ओके, दैट इज गिविंग क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इट्स अ bilayered structure, bimembranous structure.
जैसे कि अगेन आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल, आउटर वाली मोर परमिएबल, इनर वाली लेस परमिएबल, बस वो क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं है, नॉर्मल है। ओके, अच्छा, आउटर वाली में लेस प्रोटीन्स मोर लिपिड्स, इनर वाली में मोर प्रोटीन्स लेस लिपिड्स। ओके, कूल। बीच में क्या है? ऑफ कोर्स समथिंग नोन एज स्ट्रोमा, बीच वाले पार्ट को स्ट्रोमा बुलाते हैं। ना पे अटेंशन। और स्ट्रोमा के अंदर और चीजें क्या मिलेंगे आपको? आपको मिलेंगे बड़े इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। ये क्या है बेटा? ये है एक थैलाकोइड। दिस इज व्हाट? दिस इज अ थैलाकोइड। थैलाकोइड का पूरा स्ट्रक्चर बनाऊं तो थैलाकोइड खुद भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उस थैलाकोइड के अंदर ये आप बहुत बड़ा वैसे बात है, बॉटनी में डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। इसमें पिगमेंट रहती है, और पिगमेंट कौन सी है? वो ग्रीन कलर की पिगमेंट है। इसको हम क्या बुलाते हैं? पता है आपको? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करती है? क्लोरोफिल लाइट एंट्रैप करती है, लाइट एनर्जी, लाइट के फोटोन पार्टिकल्स को लेके एनर्जी लेके। ओके, तो क्लोरोफिल which is actually responsible for something known as light reaction। देखिए क्या छोटी क्या समझ रहे थे? क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना, और that's it। ठीक, क्लियर पॉइंट। अब ये हो गया एक थैलाकोइड। अब थैलाकोइड ऐसे नहीं होते, थैलाकोइड स्टैक्ड होते हैं, एक थैलाकोइड उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इस एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्राइना या ग्राइनम। सिंगुलर ग्राइनम, प्लूरल ग्राइना, वन ग्राइनम, फाइव ग्राइना। ओके, तो ये ग्राइना है, यहाँ ग्राइनम है। अब ऐसे बहुत सारे ग्राइनम्स होते हैं, मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, which are joined by of course कनेक्शन, और इसको हम बुलाते हैं लैमेला। और क्योंकि ये स्ट्रोमा में रहता है तो उसको हम बुलाते हैं स्ट्रोमा लैमेला। खैर, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बॉटनी वाले जो सर हैं वो आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे डिटेल में? आपको वो जो फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे, ठीक है, तो आपको क्लोरोप्लास्ट का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा। तो दैट इज नॉट अ थिंग टू वरी। ओके, तो मैं ये चीज यहाँ पे भी बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे बना दिया मैंने, ये बना दिया एक ग्राना, ये बना दिया दूसरा ग्राना, तीसरा ग्राना, एंड सो ऑन। और ये सब कनेक्टेड है स्ट्रोमा लैमेला से। और ये मैट्रिक्स, उसका मैट्रिक्स कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, वो एक्चुअली में क्या है यहाँ पे स्ट्रोमा के नाम से कहा गया है। और क्या है? ठीक है, क्या और क्या है स्ट्रोमा में? और क्या है स्ट्रोमा में? एंजाइम से पहले तो सब स्ट्रोमा में डीएनए। क्या है? डीएनए। कौन सा डीएनए? ठीक पहचाना आपने? यस, इट इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। स्मार्ट हो गए आप लोग, सबकी समझने लगे। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, यस। जो भी ये सोच रहे हैं तो वही डीएनए है जो बैक्टीरिया का है, एकदम सही सोच रहा है। और ये जो ये सोच रहा है कि ये तो वही डीएनए है जो माइटोकॉन्ड्रिया का है, यस, वो भी सही सोच रहा है। ठीक है, आप सब लोग एकदम सही सोच रहे हैं। ये वही डीएनए है जो किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का है। और ये वही डीएनए है जो बैक्टीरिया का भी है, यस। और अभी जो आपने एकदम जस्ट अभी सोचा वो भी एकदम सही सोचा। क्या? यहाँ पे भी पॉलीराइबोसोम होंगे, यहाँ भी क्या होंगे? पॉलीराइबोसोम। आप एकदम स्मार्ट है, एकदम स्मार्ट तरीके से सोच रहे हैं, यहाँ भी क्या होंगे? पॉलीराइबोसोम होंगे। एग्जैक्टली, एकदम सही बोला आप लोगों ने, एकदम सही। आपके दिमाग में आया कौन से पॉलीराइबोसोम? कौन सा राइबोसोम? 70s राइबोसोम्स। वेरी गुड। तो आप आपने जितनी बातें अब तक सोची एकदम सही सोची है कि आपने सोचा कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के साथ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है और पॉलीराइबोसोम भी है, और वो भी होंगे 70s वाले। क्लियर पॉइंट। लेकिन और भी कुछ है वो आप नहीं सोच सकते, मैं आपको बताता हूँ। एक होती है फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन, एक होती है लाइट रिएक्शन। तो मैं फोटोसिंथेसिस में बड़े शॉर्ट में बता देता हूँ, हालांकि आपके बॉटनी वाले सर दोबारा बताएंगे आपको, बट स्टिल आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। फोटोसिंथेसिस बड़ा सिंपल सा काम है। क्या करते हैं हम? क्लोरोफिल की मदद से लाइट को इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ होता है, वो फोटॉन आते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी पे जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी पे जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो जाती है। वो इलेक्ट्रॉन
वाटर से ले लिया जाता है, वाटर ब्रेक कर जाता है, खैर उसको छोड़ देते हैं। अब इतना समझते हैं कि एक दो स्टेप से, एक है लाइट रिएक्शन, एक है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर व्हाट हैपनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग कि लाइट एनर्जी आप बोल सकते हो, लाइट की एनर्जी को इस्तेमाल किया जा रहा है एटीपी बनाने के लिए। ओह माय गॉड, ये तो बहुत सिंपल है। तो वैसा ही जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वैसे कुछ हो रहा है। यस एग्जैक्टली वैसे ही कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पे भी F0 F पार्टिकल है, समथिंग लाइक दैट। फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन उसकी वजह से मूव करता है और इलेक्ट्रॉन मूव करके एटीपी बनता है। just like what is happening in mitochondria, same happens in chloroplast। लेकिन ये एटीपी ना बाहर जाके इस्तेमाल होने के लिए नहीं है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना रहा कि बनाया और बाहर जाने के लिए इस्तेमाल कर रही है, वैसा नहीं है। क्लोरोप्लास्ट का जो एटीपी है, उस एटीपी को यूज किया जा रहा है CO2 को ग्लूकोज में रिड्यूस करने के लिए, है ना। CO2 देखो 6 CO2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज। भाई 6 CO2 प्लस H2O is equal to CO2 plus H2O is equal to C6H12 वो 6। तो हम ग्लूकोज बनाते हैं कार्बन को जोड़ के। तो वो जो कार्बन को जोड़ जोड़ के ग्लूकोज बनाना है, ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए एटीपी लाइट रिएक्शन से आता है। तो एक हो गई लाइट रिएक्शन जिसमें ये एटीपी आ रहा है, और एक होती है डार्क रिएक्शन। उस डार्क रिएक्शन में क्या होता है, इस एटीपी को इस्तेमाल कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। दैट इज द डार्क रिएक्शन, या आप कह सकते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि वो लाइट के इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है ना। तो जो डार्क रिएक्शन है, ऑफ कोर्स उसके लिए एंजाइम्स चाहिए होंगे। तो जो डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स होंगे वो कहां पे होंगे, यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे एंजाइम्स भी होते हैं, और किस चीज के एंजाइम्स, एंजाइम्स फॉर यस डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, और क्या चीज रहेगी, व्हाट एल्स इज इंपॉर्टेंट। अब ऑफ कोर्स की बात है, ग्लूकोज बनाएंगे तो ग्लूकोज की फॉर्म में रखेंगे, ग्लूकोज को स्टोर करके स्टार्च बनाएंगे। अब जो स्टार्च बनाएंगे, तो ग्लूकोज का स्टार्च बनाया, तो स्टार्च को स्टोर रखा इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स। तो आपको यहाँ पे ग्रैन्यूल्स नजर आएंगे, और ग्रैन्यूल्स किस चीज के हैं, ग्लाइकोजन के नहीं, फैट के नहीं। स्टार्च बनाया है भाई, किसके, स्टार्च ग्रैन्यूल्स। स्टार्च ग्रैन्यूल्स, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, क्लियर। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट, दैट इज ऑल अबाउट द ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, बचा कौन, क्रोमोप्लास्ट। आइए क्रोमोप्लास्ट के बारे में एक दो इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, यहाँ लिखिए। तो क्रोमोप्लास्ट, कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि आपने हरे हरे आम खरीदे और वो पीले हो गए, वो छोड़ो, हरे हरे टमाटर लाल हो गए, वो छोड़ो, यस हरी सर। हरी लाल मिर्च सॉरी हरी हरी लाल मिर्च करो, हरी 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 मिर्च लाल हो गई। तो चीजें पहले ग्रीन होती है, फिर धीरे धीरे इवन लीव्स येलो हो जाती है टाइम के साथ। तो उसमें क्या हो रहा है, पे अटेंशन, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट प्लस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स कौन सी होती है, तो क्लोरोफिल। और सिर्फ क्लोरोफिल नहीं होती, क्लोरोफिल ऑफ कोर्स ग्रीन कलर की। सिर्फ क्लोरोफिल नहीं होती, प्लस पिगमेंट्स होती है नोन एज कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स, आप पूछे कैरोटेनॉइड्स कौन से कलर के, तो कैरोटेनॉइड उसी कलर के जिस कलर से मैंने लिखा है। दे आर रेडिश ऑरेंज येलोइश, रेड प्लस ऑरेंज प्लस येलो का मिक्सचर कर दीजिए, वैसे ही होता है, रेड ऑरेंज येलो ऐसा कुछ मिक्सचर होगा इसका कैरोटेनॉइड्स का। ओके, सो कैरोटेनॉइड्स एंड क्लोरोफिल ये पिगमेंट्स रहती हैं क्लोरोप्लास्ट के पास। ठीक है ना। ऑफ कोर्स ये डोमिनेंट होती है तो ग्रीन ग्रीन नजर आता है, लीफ ग्रीन नजर आती है क्लोरोफिल। स्लोली ग्रेजुअली अगर इसमें क्लोरोफिल डिग्रेड हो गई, क्या डिग्रेड हो गई, क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल डिग्रेड हो गई तो ये बन जाएगा समथिंग नोन एज क्रोमोप्लास्ट। और जैसे ही ये क्रोमोप्लास्ट बना, अब इसका कॉन्सेप्ट पिगमेंट रहेगी सर, कैरोटेनॉइड्स हो जाएंगे, सर कैरोटेनॉइड्स हो जाएंगी। और ये ग्रीनिश, ये सॉरी ग्रीनिश कह रहा हूं, ग्रीनिश है, येलोइश रेडिश या ऑरेंज का नजर आएगा। ठीक है ना। और उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। इसलिए जब टमाटर ग्रीन होगा उसमें क्लोरोफिल है, धीरे धीरे ग्रीन टमाटर लाल हो गया, मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है कन्वर्ट होगा किसमें, क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है ना। तो डोमिनेंट पिगमेंट हो गई कैरोटेनॉइड्स, इसलिए वो लाल हो गया, ऐसी मिर्ची लाल हो गई, है ना। और आम पीला हो गया और लीव्स येलो हो गई, सब क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है ना। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है, और क्रोमोप्लास्ट बनने का तरीका क्या, और बता दो।
आप ल्यूकोप्लास्ट से बता सकते हो, इसमें से लॉस्ट हो गई पिगमेंट, और मान लो कि ल्यूकोप्लास्ट है, उसमें स्टोरेज का काम खत्म हो गया ल्यूकोप्लास्ट, और उस ल्यूकोप्लास्ट ने गेन कर ली पिगमेंट, क्या कर ली, गेन कर ली पिगमेंट। तो अगर ल्यूकोप्लास्ट ने कैरोटीनॉइड पिगमेंट गेन कर ली तो बन गया क्रोमोप्लास्ट, या क्लोरोप्लास्ट ने क्लोरोफिल लूज कर दिया तो बन गया क्रोमोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट से और क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बन जाते हैं। क्रोम मतलब कलर, पिगमेंट कंटेनिंग कलर वाले कलरफुल जो प्लास्टिड्स हैं उन्हें हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। इतना ही है प्लास्टिड के बारे में। और ध्यान रखिएगा, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, दे आल्सो फॉलो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, आल्सो फॉलो द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। और पता है आपको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है, कि ये भी पहले बैक्टीरिया था, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था जो अंदर आ गया। और यस, इट इज आल्सो what do we call what auto no semi autonomous। ठीक, तो इतना ही है मेरी तरफ से अबाउट द प्लास्टिड। किसी को डाउट है पूछ लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट्स? वो इथीन गैस से भी तो पूरी कर देते हैं लाइट। क्या बोल रहे बेटा, आवाज नहीं आ रही क्लियर। सर वो इथीन गैस से भी तो लाइट हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं? इथेन गैस, हाँ सर 10th क्लास में पढ़ा था, उससे राइप हो जाते हैं फल सब्जियां, पक जाती हैं उसमें। इथेन गैस से क्या हो जाता है ये बता दो। सर राइप हो जाते हैं। जैसे सर अगर हम एक मतलब पका हुआ खरबूजा रखे, उसके साथ पहले अगर हम कच्चे खरबूजे पहले रखे तो वो हो जाते पहले ये हैं। बता, इथीन या इथाइलिन? सर इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन की तरह काम करता है, सेल्स को स्टिमुलेट करता है, बताया था। जो पैक्टिनियस है ना पीछे, पैक्टिनियस मिडिल लैमेला, उसको डिसॉल्व करता है। राइपनिंग के लिए मिडिल लैमेला रिस्पॉन्सिबल है, वो मिडिल लैमेला को डिसॉल्व कराता है, इसलिए वो राइप हो जाता है। एनी बढ़िया अदर डाउट? सर सर हाँ ये जी जो है कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को फॉलो करके ये सारे प्लास्टिड्स के लिए है ना? See, I have studied it in the context of chloroplast. Chloroplast, yes. I'm not sure about leucoplast and of course क्रोमो के लिए भी होगा, क्योंकि क्रोमो भी क्लोरो से बने हैं। और क्लोरो जब पूरा पिगमेंट लॉस कर देगा तो ल्यूको भी बन जाता है, और ल्यूको इवॉल्व भी ऐसे हुआ है। Yes, you can say yes. Yeah, it will be true for all the plastics. ओके सर। Anybody else? सर ये क्लोरोफिल ये निकल कैसे जाता है इसमें से, क्लोरोप्लास्ट में से? जैसे एक आदमी में मेरे जान निकल जाती है। अरे पिगमेंट है भाई, पिगमेंट है, स्लोली ग्रेजुअली डिकम्पोज करेगा ना। पिगमेंट है, फैट है, बनेगा बिगड़ेगा। एनी अदर डाउट एनीबॉडी? किसी और का कोई डाउट? चलिए, नहीं है तो आगे बात करेंगे। तो आगे हमारे पास अगला टॉपिक है साइटोस्केलेटन। और सब लोग ध्यान देंगे साइटोस्केलेटन क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस जो हमारा आखिरी सेल ऑर्गेनेल होगा।
मैं भूल ही गया था कि साइटोस्केलेटन पे भी रहता है। मैंने आपको बोला कि आज ही खत्म करेंगे, मुझे लगता है कि आज खत्म हो पाएगा क्योंकि साइटोस्केलेटन में ही सारा टाइम मुझे लगता चला जाएगा, तो सब थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो नहीं, बाकी जितना हो पाएगा उतना हो जाएगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि आपका ये आखिरी चैप्टर है फेज का, इसके बाद आपका फेज टेस्ट भी होगा। तो फेज टेस्ट में मैं आपको वापस से बता देता हूँ, आपका बायोमोलिक्यूल्स नहीं आएगा, बायोमोलिक्यूल छोड़ के आपका आएगा सेल, सेल पूरा आएगा। सेल के साथ साथ आपका आएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आएगा आपका एनिमल किंगडम इंक्लूडिंग कॉकरोच। ये आपका फेज टेस्ट रहेगा। ओके, सर जो पिगमेंट्स सर होते हैं, कलर पिगमेंट्स, वो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लास्टिड्स तो नहीं होते ना उनमें। वो किस में होते हैं फिर, प्रोकैरियोट्स में जो होते हैं? इशिका रंगा, एक बात बता तू मुझे सबसे पहले, फटाफट से पहले। तो मैंने शुरू की पहली क्लास में एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल की जो फर्क बताया था, क्या फर्क बताया था, कैसे बताया था? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते उसमें, वही तो पूछ रही हूँ। प्लास्टिड्स की नो, जगह मैं जो वही दूसरी पूछ बॉडी रहा हूँ, मैं कंटेन तुझसे ये करेगी। पूछ रहा हूँ कि तुझे जो पहली क्लास में प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में एक फर्क बताया था, क्या एग्जांपल लेके बताया था? रूम का एग्जांपल लिया था किसी के, रूम का याद है? नहीं सर। चलो देखो एग्जांपल देखो, एक बोलूंगा मान ली तेरा कोई अपना खुद का रूम है घर पे, लेट्स से, सब तो फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं क्या ऐसे ही? see, I can tell you the answer in one word, but I don't want you. I don't want to tell the answer just like that because you need to understand the concept. That is more important. Because I'll tell you one answer. Tomorrow you ask me another kind of a question. I'll tell you that answer. It's not going to work like that. So better is I'll tell you concept, and then your all the answers forever will be solved. That's why let me tell you the concept. अब तुमसे जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो चुपचाप कि सपोजिंगली यू हैव अ रूम एट योर होम, तो क्या लगता है वो साफ सुथरा होगा या उसमें चीजें बिखरी होंगी? सर मेरा होगा तो भरी होंगी। तुम्हारा होगा साफ बिखरी नहीं होंगी होगा। ना? यस सर। ओके, मतलब कि लेट्स से टाल कहीं पड़ा है, बुक्स कहीं पड़ी हैं, पेन कहीं पड़ा है, और पिलो लेट्स से कहीं और यस पड़ा है, सर। मतलब जिस चीज को जहां पड़ा होना चाहिए वो वहां पर नहीं पड़ा, सब बिखरा बिखरा पड़ा है, ठीक है? ओके, और लेट्स से दूसरी तरफ लेट्स अज्यूम करते हैं, शुभम की बात कर लेते हैं, ठीक है? लेट्स से, हालांकि आई डोंट नो, ठीक है, हो सकता है उसका कमरा तुमसे ज्यादा बिखरा हो, बट लेट्स से शुभम का कमरा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है कि टाल एट वन प्लेस, ओके, एंड बुक्स एट वन प्लेस, कॉपीज एट वन, है ना, हर चीज एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से पड़ा होता है, ठीक है ना? सो या शुभम को छोड़ देते बिकॉज ही इज अ गाय, ठीक है ना, उसको उसको छोड़ देते, किसी फीमेल स्टूडेंट की बात करते हैं, लेट्स से सानवी की बात करते हैं, आई डोंट नो हो सकता है सानवी का रूम ज्यादा मेसी हो, बट लेट्स से सानवी इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, उसका सारा सामान एकदम प्रॉपर है, बुक्स कॉपीज एक साथ, clothes and all those stuff like towels and other things, everything is very very organized. So क्या लगता है कि मतलब because you two are both are girls, तो तुम्हारे तेरे सामान में और ये देखते सानवी के सामान में कोई ज्यादा खास फर्क होगा? It would be same or different in the category of course. ये नहीं कि सर मेरे पास तो पिंक कलर का टॉप है, उसके पास ब्लू कलर का टॉप है, ऐसा नहीं, जनरल सामान सेम होगा। सेम ही होगा ऑफ कोर्स, है ना? सेम, वही वही किताबें की कॉपियां, वैसे गर्ल्स टाइप के कपड़े और वो सब जो है सेम गली चीजें से, टू गर्ल्स हैव द सेम काइंड ऑफ स्टफ। ओके, नाउ पे अटेंशन। अब सामान तो चीजें तो सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है, एक के अंदर प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड और एक के अंदर बस बिखरा हुआ। एक्चुअली यू आर द प्रोकैरियोटिक सेल एंड Sanvi Veeraj is the eukaryotic cell. Got it, Ishika?
मतलब यस सर। मतलब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कोई फर्क नहीं है। जो यूकैरियोटिक है वही प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में सब कुछ बिखरा पड़ा है, ठीक है। डीएनए फेंक दिया यहाँ पे, कहीं कर दी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और एंजाइम्स वही सारा, वही ग्लाइकोलाइसिस, वही सिट्रिक एसिड साइकिल, वही बीटा ऑक्सीडेशन, सब कुछ वही होना है। एंजाइम, उसके एंजाइम का ऐसे बिखरे पड़े हैं, है ना। और हर चीज है ना, इज लाइक और वो क्या कहते हैं उसको, ये क्लोरोफिल वाली पिगमेंट्स, ये भी ऐसे स्ट्रक्चर्स में छोटे छोटे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड या ऐसे बिखरी पड़ी है। मतलब हर चीज है, एवरीथिंग इज देयर, राइट, क्लियर। प्रोटीन बनाने का सामान है, राइबोसोम है, ठीक है ना। पैकेजिंग का सामान है, सब कुछ है। आई मीन ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आर देयर। और वो सारी चीजें यूकैरियोट के पास ही बस ऑर्गेनाइज्ड कि हाँ ये हो गया मेरा डीएनए, इसको पैक कर दो एक मेम्ब्रेन में, इसको बना दो इसको बना दो न्यूक्लियस, ओके। और ये सारे एंजाइम्स उठाओ, ये एटीपी देंगे, इनको भी पैक कर दो एक स्ट्रक्चर में नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। ये दिख रही है पिगमेंट्स, इनको पैक कर दो, दिस इज प्लास्टिड फॉर यू, ठीक है ना। सो एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड इन यूकैरियोट्स एंड बिखरा बिखरा इन प्रोकैरियोट्स। इतना ही फर्क है, चीजें सेम है। गॉट इट एवरीबॉडी? बाकी यस छोटा सर। मोटा डिफरेंस है, डीएनए वीएनए के बीच में डिफरेंस है, और डीएनए भी सेम ही है, उसका बस सर्कुलर है, आपका लीनियर है, रेस्ट सेम। बस आपका ऐसे मान लो कि सर्कुलर डीएनए था, बीच से काट दिया और लंबा हो गया, वो उसका डीएनए, तो यू कैन, ठीक है ना। सो आई सपोज दैट दैट विल क्लियर यू ऑल द पॉइंट्स। आगे आगे के भी आपके डाउट्स आएंगे, बस माइंड में रखना कि यूकैरियोट प्रोकैरियोट में कोई खास फर्क नहीं है, इट्स ऑल द सेम, ठीक है ना। ओके, contents are same, only organization is different. Okay, let's move to the next things, that is cytoskeleton. Okay, और आज क्लास में ना मैं इशिका से बात नहीं करूंगा, अब से कोई इशिका मेरे से बात नहीं करेगी, और ना ही सानवी की कोई आवाज आएगी। डाउट पूछ सकते हैं आप लोग, डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट फिलहाल नहीं करेंगे आज। और ना ही शुभम कोई बात करेगा, और ना ही आकाश करेगा। आज हम बाकी स्टूडेंट से बात करेंगे जो जनरली बात नहीं करते। और पहला सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ शिवम अग्रवाल से। शिवम अग्रवाल, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही? ओके। श्रद्धा शर्मा। श्रद्धा, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके श्रद्धा, श्रद्धा एक बात बता कि स्केलेटन क्या होता है? सर स्केलेटन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है बॉडी का। तेरे पास है स्केलेटन? यस सर। बोन का बना है, कार्टिलेज का बना है? दोनों का। तेरे पास एंडोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है? सर दोनों है। बताया था मैंने। एक्सो में क्या है? सर एक्सो में नेल्स वगैरह। ठीक है, वगैरह में क्या होता है? नेल्स, हेयर्स। यस, अच्छा, वैसे हेयर, खैर कोई बात नहीं, नॉट इन इंग्लिश क्लास। आगे बात करते हैं। अच्छा, तो साइटो क्या होता है? व्हाट इज साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस, साइटो यू आर साइटो? सर साइटो, साइटोप्लाज्म क्या होता है? सर साइटोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म ही होता है, मतलब क्या होता है? आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट इज साइटोप्लाज्म। इट इज अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, तो ये जो आप क्या क्या था साइटोप्लाज्म कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, सर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। साइटोप्लाज्म इट्स अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। प्लाज्मा कैन से प्लाज्मा ऑफ प्लाज्मा इज सेल, ऑल्सो। प्लाज्मा ऑफ सेल इज नोन एज द साइटोप्लाज्म, राइट? ऐसे कुछ है ना, जो भी मतलब कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना पार्ट है सारा साइटोप्लाज्म है, बस न्यूक्लियस को छोड़ के। तो मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारी चीजें माइनस न्यूक्लियस इज साइटोप्लाज्म। ओके बाय। ओके, तो ये बताओ कि साइटोलॉजी क्या होती है? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। साइटोप्लाज्म रिलेटेड स्टडी।
स्टडी साइटोप्लाज्म के ऑफ लिए यूज होता साइटोप्लाज्म। है, स्टडी ऑफ साइटोप्लाज्म। अच्छा, ओके। और कुछ साइटोकाइनेसिस सुना है? यस सर। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? ओके, लीव। व्हाट इज अरिथ्रोसाइट? अरिथ्रोसाइट सुना है? अरिथ्रोसाइट सर सुना तो है। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट, अरिथ्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। हाँ, क्या बोल रहे तूने? दोबारा बोलिए। कुछ नहीं। सर पॉइंट आउट आरबीसी को कहते हैं। थैंक यू श्रद्धा। हाँ श्रद्धा, अरिथ्रोसाइट क्या होते हैं? क्या बोला प्रियांशु ने? सर सुना नहीं। बहुत वो मैं बढ़िया। बोल रही थी, उसने बीच में बोल दिया इसलिए आवाज नहीं आई। ठीक है, अभी माइक बंद करो और सुनना वो क्या बोल रहा है। हाँ ओके प्रियांशु। सर। सर आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट। जी, रहा नहीं गया ना आपसे, तो आपको आंसर पता था तो क्या है। चलो, आरबीसी को कहते हैं। ल्यूकोसाइट क्या होते हैं प्रियांशु? सर डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट? सर क्या सर? थ्रोम्बोसाइट? सर ये पता है। प्लेटलेट्स को कहते हैं। इन तीनों में कॉमन क्या है? नाम, तीनों के नाम में कॉमन क्या है? सर साइट्स, साइट्स मतलब सेल। साइट्स मतलब सेल्स। ठीक है श्रद्धा, साइट्स मतलब, थैंक यू प्रियांशु। साइट ओके। मतलब सेल, तब तभी साइटोप्लाज्म है। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। ओके, तो यार आई सपोज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। साइटोसॉल सॉल्यूशन इन द सेल, है ना? तो साइटोस्केलेटन इज द स्केलेटन ऑफ द सेल। और स्केलेटन जैसे सपोर्ट करता है ना आपकी बॉडी को, स्केलेटन स्ट्रक्चर सपोर्ट। सो जो सेल को सपोर्ट करे वो साइटोस्केलेटन। और इसमें आता क्या है? इसमें 3 फाइबर्स आते हैं, ठीक है ना? और ऐसे ऐसे तुम लोग मुझसे लकी कंफ्यूज हो रहे हो। तुमको मैंने एकदम क्लियरली बोला था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज साइटोस्केलेटन। वो भी साइटोस्केलेटन की तरह बिहेव करता है। तब तो किसी ने पूछा नहीं सर साइटोस्केलेटन क्या होता है। खैर, तो साइटोस्केलेटन में बेसिकली मेनली फाइबर्स आते हैं। कौन सा फाइबर्स आते हैं? एक आते हैं माइक्रोफिलामेंट। चलो पहले बताता हूं। पहले आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिर आते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, और फिर आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब तुमको मैंने ना, आइए उल्टा चलते हैं, गो इन अपोजिट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तुमको मैंने ना सेल से जंक्शन पढ़ाए थे। तो सेल से जंक्शन में बेसिकली जो डेस्मोसोम्स हैं, उसमें वो वाले स्ट्रक्चर्स, वो वाले फाइबर्स जो अंदर की तरफ से ना, पता था अंदर के फाइबर्स होते हैं, बाहर भी होते हैं, बाहर प्रोटीन होता है, अंदर फाइबर होते हैं। तो जो अंदर वाले फाइबर्स है जो सेल को इस तरह खींच लेते हैं ना, तो ये वाले जो फाइबर्स है, ये वाले, दे वर काइंड ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो एग्जांपल क्या आ जाएगा इसमें? एग्जांपल एडहेरिंग जंक्शंस। तो सेल सेल की जंक्शंस है, तो सेल सेल इंटरेक्शंस है या जंक्शंस जो है, स्पेसिफिकली एडहेरिंग जंक्शंस, वो कौन बना रहा है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेसिफिकली in the case of desmosomes and the hemidesmosomes. I suppose that is clear to you. ठीक है ना? Not that very important. बस आइडिया होना चाहिए सेल टू सेल जंक्शंस में काम करते हैं। सेल सेल जंक्शन, इतना याद रखना, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके, अच्छा, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नाम क्यों है? सबसे मोटे, सबसे थिक होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है ना? सबसे पतले होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, और बीच के साइज के होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तभी नाम के इंटरमीडिएट, बीच में, एवरेज, है ना? तो ये सबसे मोटे, ये सबसे पतले, बीच वाले इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ओके, और इस माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स एक्चुअली आप ज्यादा समझोगे, इसमें दो तरीके के प्रोटीन आते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स एंड मायोसिन फिलामेंट्स। एक्टिन एंड मायोसिन, बेसिकली आपने नाम सुना होगा एक्टिन एंड मायोसिन। अभी एक्टिन एंड मायोसिन, दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स, एंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल। जैसे आपने देखा मेरी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट? तो मेरी मसल्स क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही हैं? बिकॉज
मेरी मसल्स के अंदर एक्टिन मायोसिन प्रोटीन है, तो एक्टिन मायोसिन आर द प्रोटीन विच मेक फिलामेंट्स, और ये फिलामेंट्स आपको कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। जेलीफिश कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसमें एक्टिन मायोसिन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना। अमीबा, अमीबा का ऐसे कर रहा है ना, जैसे स्पैगोसाइटोसिस कर रहा है अमीबा, है ना, तो वो भी कौन रिस्पॉन्सिबल, कॉन्ट्रैक्टाइल है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करना, तो दैट इज कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्टिन मायोसिन रिस्पॉन्सिबल है। तो सेल कोई भी मूवमेंट करे, आपके डब्ल्यूबीसी ने खाया, खाया मतलब फैगोसाइटोसिस, मतलब एंडोसाइटोसिस, तो एंडोसाइटोसिस के कौन रिस्पॉन्सिबल है, माइक्रोफिलामेंट्स। अच्छा, एंडो किया तो एक्सो में भी आ जाएगी कौन, माइक्रोफिलामेंट्स। तो एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, है ना। और इवन सेल डिवीजन, मतलब ये बड़ा सा मोटा सा सेल है, राइट, और ये बड़ा मोटा सेल ऐसे ऐसे, बड़ा सेल है ऐसे ऐसे करके दो में डिवाइड हो गया, ठीक है बड़ा, ये ऐसे दो में डिवाइड हो गया। तो ये जो अंदर की तरफ मूवमेंट हुआ, इनवेजिनेशन काइंड ऑफ थिंग, ये भी कौन करा रहा है, माइक्रोफिलामेंट्स। तो माइक्रोफिलामेंट्स आर रिस्पांसिबल फॉर लाइक फाइगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, या बट बना के बाहर बाहर फेंकना दी, एक्सोसाइटोसिस, और इवन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस ये होता है सेल डिवीजन का ये वाला पार्ट जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। एक्चुअली सेल डिवीजन हैज टू पार्ट्स, कैरियोकाइनेसिस दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो पहले होता है, और बाद में साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म या ओवरऑल सेल बोल सकते हैं। सो तो आपने क्या समझा कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं एक्टिन मायोसिन, और किस किस में काम आएंगे माइक्रोफिलामेंट्स। तो माइक्रोफिलामेंट्स के फंक्शन में आ जाएगा जैसे कि एक तो ऑफ कोर्स मूवमेंट, और मूवमेंट अगर एक साथ बहुत होगी तो ऑल्सो लोकोमोशन, है ना। अच्छा, दूसरा आ जाएगा नेक्स्ट इज लाइक एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये सब चीजें आपको खुद लिखनी चाहिए। ये मैं लिख रहा हूँ आपके लिए ब्लैक बोर्ड पे, ये सब चीजें आपके लिखनी होती हैं। एंड लास्ट में वी हैव समथिंग नोन एज डीप साइटोकाइनेसिस। ओके, दैट्स इट। चलिए, व्हाट टाइम इज गाइस, समझ में आ गया। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में लिखिए समथिंग इंपॉर्टेंट। इसमें ना एक्चुअली दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। वन इज अल्फा ट्यूबुलिन, वन इज बीटा ट्यूबुलिन। और ये प्रोटीन्स ना अरेंज हो जाते हैं। कैसे अरेंज होते हैं समझिएगा बात को, ऐसे गोल गोल, मतलब कि इस तरीके से अरेंज हो गए। कैसे अरेंज हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 फिलामेंट ऐसे अरेंज हो गए, राइट। और ये 13 फिलामेंट ना एक के ऊपर एक है, मतलब पूरा इनका स्पाइरल बना हुआ है, समझो, ऐसे ऐसे राउंड है नहीं, इस तरीके से, इस तरीके से अरेंज है, राइट। ठीक है, ये फिर से 13 ऐसे है ना। और मतलब पूरा का पूरा ये आप समझो कि पूरे की पूरे आप क्या देखते हो, आप ये समझो कि एक पूरा का पूरा ना ऐसे ट्यूब सी है, ठीक है ना। और इस ट्यूब में पूरे 13 ऐसे हेलिकली अरेंज्ड, ठीक है, क्या है, अल्फा बीटा प्रोटीन है। और इस पूरे को ना हम वी कॉल इट समथिंग नोन एज प्रोटोफिलामेंट, या आप इसको बोल सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल बुला सकते हैं या प्रोटोफिलामेंट बुला सकते हैं, जो आप बुलाना चाहें, दैट्स अप टू यू। प्रोटोफिलामेंट या माइक्रोट्यूब्यूल बुला सकते हैं। तो इस तरीके का अरेंजमेंट। अच्छा, ये एक मोनोमर है, दिस इज अ मोनोमर, या ये आप बोल सकते हैं कि इट इज अ सिंगलेट। ये क्या है, सिंगलेट। ये सिंगलेट की फॉर्म में मिलते हैं और डबलेट की फॉर्म में मिल सकते हैं। डबलेट कैसा बनेगा, बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 हो गए। ओके, इन चार को कॉमन ले लिया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो क्या बन गए, डबलेट। तो अब ये ऐसे डबलेट अरेंज हो जाता है ना, ये क्या हो गया, डबलेट हो गया, ठीक है ना। तो सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट किसी की भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो दैट इज फॉर यू माइक्रोट्यूब्यूल्स। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या क्या फंक्शन है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लिख दो, माइक्रोट्यूब्यूल्स के आगे लिखना, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या क्या बना होता है। सबसे पहले सीलिया फ्लैजिला, सीलिया है, फ्लैजिला है, याद रखिएगा। यूकैरियोटिक फ्लैजिला इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, ठीक है। तो ये यूकैरियोट्स की बात हो रही है, ठीक है ना। साइटोस्केलेटन यूकैरियोट्स के पास होते हैं, ओके, यूकैरियोट्स की प्रॉपर्टी।
सीलिया, फ्लैजिला, ठीक है ना। इवन स्पिंडल पता है ना आपको, जो क्रोमोसोम को पढ़ते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे, वो वाले स्पिंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम, स्पिंडल, ये सब इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन आएगा ना चैप्टर, उसमें काफी बातें होंगी स्पिंडल्स की। और एस्टर्स, अब एस्टर क्या है ये मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद, है ना। अभी फिलहाल जैसे देख लीजिए एस्टर्स, स्पिंडल, सीलिया, फ्लैजिला, ये सब काम सब माइक्रोट्यूबुल से बने हुए हैं। और आपको बता दीजिए माइक्रोट्यूबुल क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें तो चलो हो गए अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, इसमें हो गए एक्टिन मायोसिन। और इसमें भी देख लीजिएगा इंटरमीडिएट फिलामेंट में होते हैं प्रोटीन होते हैं जो कि केराटिन जैसे होते हैं, तो हम इनको बोलते हैं केराटिन लाइक। केराटिन जैसे होते हैं, केराटिन लाइक। तो मोलिक्यूलर की प्रोटीन में क्या फर्क हो गया, केराटिन लाइक प्रोटीन, एक्टिन मायोसिन एंड अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन अरेंज हेलिकली in the form of singlet or doublet or triplet. Anybody, any doubt? मैं इसको बताने जा रहा हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। सर कोई डाउट है? हाँ बोलिए। सर जो माइक्रोफिलामेंट्स का जो कॉन्ट्रेक्टाइल वाला फंक्शन है, इसका एग्जांपल कैरियोकाइनेसिस क्यों नहीं है? बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। देखो, आवाज आ रही है? यस Am I audible? हाँ, देखो कैरियोकाइनेसिस इसलिए नहीं है क्योंकि कैरियोकाइनेसिस जब होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी की पूरी गायब हो जाती है। तो अंदर के जो क्रोमोसोम थे या क्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन क्रोमोसोम बनता है, और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है फिर क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं। तो सेल डिवीजन में ना आप कभी कभी ध्यान दोगे ना, तो कभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे डिवाइड ही नहीं हो रही, राइट। फिर बाद में जब क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, फिर क्रोमोसोम के ऊपर नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। गॉट इट? किसका डाउट है? यस सर, गॉट इट आकाश? यस सर। हाँ, जिसको ना पता हो ना सेल डिवीजन का, उस हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसा ये वाला क्वेश्चन कभी मुझसे किसी 11th क्लास के स्टूडेंट ने पूछा नहीं वैसे। और इसलिए नहीं कि उनको पता था कि सेल डिवीजन में ऐसा कुछ होता है, उनके दिमाग में नहीं आया। गुड। एनीबॉडी एल्स? सर ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन भी आ जाएंगे माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर, वो भी तो इसमें हेल्प करते हैं। क्या होते हैं ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, शुभम? सर ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं मायोसिन और एक्टिन के साथ, जब वो अच्छा, ब्रिजेस बनते हैं तो कहाँ होते हैं ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन? क्या करते हैं एग्जैक्टली? सर जब मसल कॉन्ट्रैक्शन में मतलब जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन होते हैं ना सर, वो एक्टिन से और मतलब एक्टिन की जो साइट्स होती है और मायोसिन के बंडल को अटैच नहीं होने देते। वो जब कैल्शियम आता है तो फिर कैल्शियम के साथ वो हो जाते हैं और फिर उनकी साइड को छोड़ देते हैं। अच्छा, किसने पढ़ाया ये? सर मैंने पढ़ा था। कहाँ से? सर खुद से। अच्छा, पढ़ लिया, ओके। तो अब जब पढ़ लिया, जब मालूम है काम करते हैं, तो फिर पूछ रहे क्यों रहे हो? सर ये माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर आएंगे। ओके, नाउ पे अटेंशन। देखो शुभम, पहली चीज, मुझे नहीं पता कौन प्रोपोनिन कौन ट्रोपोमायोसिन, आई डोंट नो, ठीक है। मैंने नहीं पढ़ाया, इसका मतलब मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा। माइक्रोफिलामेंट मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाह रहा, क्योंकि माइक्रोफिलामेंट का डिटेल स्ट्रक्चर तुम्हारे मसल वाले चैप्टर में वहीं वहीं छेड़ूंगा, वहीं ट्रोपोनिन की बात करूंगा, वहीं ट्रोपोमायोसिन की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो मैं आंसर दे दूंगा, उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स को लगेगा पता नहीं कौन सी ऐसी चीज है जो उनको नहीं पता और तुमको पता, तो ये उनका मोरल डाउन हो जाएगा। और मोरल डाउन होने की कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज है। मसल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये सबको पता हो जाएगी, बहुत बेसिक चीज है। तो हमने चैप्टर नहीं पढ़ा इसलिए पता नहीं।
ठीक है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर रिगार्डिंग ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, बिकॉज आई टेल यू द आंसर ओनली व्हेन वी टॉक अबाउट मसल। और रही बात तुम्हारे अब सवाल की, ठीक है, तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन माइक्रोफिलामेंट का पार्ट होते हैं, but they are more of regulatory proteins, not contractile proteins. अच्छा सर, ओके। सर एंड आगे से मैं कोई भी ऐसा टॉपिक जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं उसको क्वेश्चन एंटरटेन नहीं करूंगा। हाँ जी प्रियांशु। सर इंटरमीडिएट फिलामेंट किस तरह फंक्शन करते हैं? हाँ प्रियांशु सर आवाज नहीं। इंटरमीडिएट, सर अब आ रही है? हाँ आ रही है बोल। सर अब सर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट किस तरह फंक्शन करते हैं? इस तरह फंक्शन करते हैं। यस सर, मैंने इसका फंक्शन क्या है? सेल टू सेल जंक्शन पढ़ाया था ना तुमको। यस सर, सर बस वही है, मतलब सेल टू सेल जंक्शन का काम फंक्शन। नहीं तो सेल टू सेल जंक्शन याद नहीं है, इसलिए तो ये सवाल कर रहा होगा। ध्यान से सुनियो, टग ऑफ वॉर जानता है? यस सर। क्या होता है टग ऑफ वॉर में? सर दो टीमें होती हैं, दोनों साइड रोप को खींचती है। इसको रोप को खींचती है ना। यस सर। अच्छा देखो, अब इमेजिन कर लो, चार लोग इधर रोप को खींच रहे हैं, चार लोग उधर रोप को खींच रहे हैं, तो रोप को दो हिस्से में बांट देते हैं। एक रोप जो जिसपे चारों के हाथ हैं, टीम ए के भी, टीम बी के भी, है ना? यस आर यू लिसनिंग? हाँ यस सर। से ओके। और बीच में रोप खाली है, जो बीच में है ना, एक रोप बीच में खाली है जो किसी ने पकड़ रखा, और एक इधर से एक ने पकड़ा है, दूसरा उधर से पकड़ा है। गॉट इट? तो मान ले ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, और जो रोप पकड़ा हुआ है वो हो गए इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और बीच में जो रोप खाली है वो समझ ले कि बीच में प्रोटीन हो गया। तो जब भी सेल टू सेल एडहेरिंग जंक्शन होती है, बीच में प्रोटीन होता है, ठीक है ना, वो ऐसे अटैच हो गया, और पीछे से भी कुछ फिलामेंट सेल को भी पकड़े होते हैं। तो जो सेल को पकड़े हुए फिलामेंट्स होते हैं अंदर की तरफ, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स या केराटिन लाइक प्रोटीन्स होते हैं। गॉट इट? सर केराटिन एग्जैक्टली नहीं होते, केराटिन लाइक होते हैं। यस, केराटिन लाइक होता है, मतलब केराटिन का स्ट्रक्चर, मतलब जैसे तेरे बालों का अगर मैं एनालिसिस करूँ ना माइक्रोस्कोप में, तो जैसे उसका स्ट्रक्चर आएगा, सिमिलर सिमिलर सा स्ट्रक्चर उनका भी होता है, प्रॉपर्टी भी सिमिलर होती है, इससे केराटिन लाइक हो जाती है। हाँ। बाकी नाम तो उनका है ही इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। मतलब केराटिन, ये बाल को तू इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं बोलेगा, इसको बोलेंगे केराटिन प्रोटीन के फिलामेंट्स। यस इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर लाइक केराटिन लाइक। गॉट इट? Anybody else any other doubt regarding what I have taught? ओके, बात करें सिलिया फ्लैजुला की, ध्यान से समझेगा। अटेंशन एवरीबॉडी। पहले सिलिया का स्ट्रक्चर बताऊंगा, मैं पहले फ्लैजुला, सिर्फ फ्लैजुला का बताऊंगा। फ्लैजुला की बात करें, फ्लैजुला आप जानते हो कि मानवीय ट्राइमेनोसोम है।
इस वजह से लंबा सा स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं, फ्लैजेला बोलते हैं। ठीक है, अब इस फ्लैजेला को काट देते हैं। जब मैं इस फ्लैजेला को काटता हूँ तो मैं पता क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ना 11 डंडियां, मतलब 11 फिलामेंट्स हैं। 1 2, मतलब सर्कल में रेंज है, सर्कल में रेंज है 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 9 तो ये हो गए, नहीं हो गए, और 2 बीचों बीच है, मैं समझ रहा हूँ पूरा सर्कल 9 डंडियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, सर्कल में पूरे 9 डंडियां रेंज। ठीक है, 9 डंडियां, और बीच में 2 डंडियां और, बीच में 2 डंडियां और, बीचों बीच 1 और 1 2। ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, इसको मैं अगर ऊपर सरफेस व्यू बनाऊं तो सरफेस व्यू अगर बनाऊं तो ये सर्कल में क्या, यहाँ 9 डंडियों के लिए 9 पॉइंट ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 डंडियां, और बीच में 2 डंडियां और, ऐसा कुछ। ठीक है, और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब आपस में किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे ये जुड़े हुए हैं, और ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओके, सो इस तरीके का स्ट्रक्चर है इसका, सीरिया का और फ्लैजेला का, और समझ सकते हैं किस तरीके का है ना, पूरा सर्कल है। ओके, पूरे की पूरी उनके इमेजिन है ना, ऐसा वो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, हालांकि ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। I'm working on that since past half a decade, but unable to do it. Well, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, राइट? तो आप समझ सकते हो कैसा है, मोटा सा गोल सा इस तरह का डंडी जैसा स्ट्रक्चर है किसका, सिल्वर फ्लैजेला का, एग्जैक्टली ये। ठीक है ना, अब ये स्ट्रक्चर अगर मैं थोड़ा और डिटेल में बनाऊं तो ये जो एक एक गोला आप देख रहे हो, जो 1 2 9 गोले आपने देखे, 9 सर्कल्स, ये सर्कल्स एक्चुअली डबलेट्स हैं। क्या हो रहा है, सिंगल डबलेट ट्रिपलेट, ये सर्कल्स क्या है, दिस सर्कल्स आर डबलेट्स। क्लियर है भाई, आ रही बात समझ में, दिस सर्कल्स आर डबलेट्स, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 13, और 4 कॉमन लिए, 1 2 3 4 लिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से, दिस समथिंग लाइक दैट, इस तरीके के ये क्या है, डबलेट्स हैं। ओके, आ रही बात समझ में, तो 1 नहीं 9 है, 1 मैं ऐसे बना रहा हूँ, 2 ऐसे कर देते, राइट? तो ये डबलेट्स में ऐसे अगर आपके लिए बना दूं तो आई कैन ड्रॉ समथिंग दैट लाइक, जैसे कि 1 और 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरीके से 9 डबलेट्स है। ओके, अब ये जो 9 डबलेट्स हैं, ठीक है, इनके नाम भी आप दे सकते हो, एक तो बोल सकते हो आप ए, एक तो बोल सकते हो आप बी। ठीक है ना, एक तो ये बोल सकते हो, या इसको जो ए, इसको भी, जैसे मुझे बोलना चाहो ए और बी आप बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर, ए बी इस तरीके से, और ये ए बी के अपने अपने आर्म्स भी हैं, क्या है, आर्म्स, आर्म्स जैसे आई टेल यू इस तरीके से, एनसीईआरटी 3 बना रहा है, उसमें 3 बना रहा, मतलब है तो एक ही स्ट्रक्चर सब यूनिट से, एक ऐसा और एक ऐसा, ऐसा कुछ है ना। तो ये है इसका इनर आर्म, सॉरी ये बाहर की तरफ दिखा, ये है इसका आउटर आर्म। ठीक है, और ये हो गया इसका इनर आर्म। ओके, क्लियर, तो मैं सबके आर्म से बना रहा था, ये इसका इनर आर्म, ओके, और सॉरी ये इसका आउटर आर्म और ये इसका इनर आर्म, अंदर की तरफ इनर, बाहर की तरफ आउटर, तो आउटर इनर, आउटर इनर,
आउटर, आप भी मेरे साथ साथ अपनी कॉपी बना सकते हैं ताकि आपको याद रहे। आउटर, इनर, आउटर, सॉरी, आउटर, इनर, आउटर, इनर, आउटर, इनर, आउटर, इनर, आउटर, इनर। खैर, ओके, तो अब ये आर्म्स के थ्रू जॉइंट रहते हैं। आर्म्स तो क्या रहते हैं बेटा? जॉइंट रहते हैं। तो इसका जॉइनिंग समझ लेते हैं। आउटर आर्म को इनर से, सॉरी, इनर आर्म को इनर, दूसरे के इनर आर्म से जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए। ये जोड़ा, ये जोड़ दो, ये भी जोड़ दो, है ना? कीप ऑन जॉइनिंग, 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 कीप ऑन जॉइनिंग। इस तरीके से कुछ करेंगे, मतलब ये आपस में क्या है? जॉइंट है, ठीक है ना? ओके, जॉइन करने वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको आप बोलेंगे इंटर डबलेट ब्रिज। क्या बोलेंगे? इंटर डबलेट, मतलब डबलेट के बीच वाला ब्रिज। और इंटर डबलेट ब्रिज बनाता है लिंकर प्रोटीन से। कौन सा प्रोटीन? लिंकर प्रोटीन, सॉरी, नॉट लिंकर, कनेक्शन प्रोटीन, सॉरी, नेक्सिन प्रोटीन, नेक्सिन प्रोटीन। ओके, तो नेक्सिन प्रोटीन हो जाएगा, इंटर डबलेट ब्रिज हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गए डबलेट्स। बता दें बीच में भी दो है, जो दो बीच में है ना, वो सिंगलेट्स होते हैं, 1 and 2. So there are two singlets joined by intersinglet bridge. Intersinglet bridge, तो इंटर डबलेट हो गया, इंटर सिंगलेट ब्रिज हो गया, और एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल शीट। क्या बोलते हैं? सेंट्रल शीट, सेंट्रल शीट, सेंट्रल शीट हो गई। और इतना ही नहीं है, ये सब लोग मैंने जैसे बताया, ये जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है? बता दें कि ये स्ट्रक्चर बनाने का बनाया, हाँ, शायद मिटा दिया मैंने। खैर, आपको ये बता दें कि ये ऐसे 9 स्ट्रक्चर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 ऑफ दीज। और ये जो 9 के 9 है, मैंने आपको बता दिया, बीच में 2 सिंगल है, और ये 9 के 9 आपस में जुड़े हुए हैं। बताया अभी, ये नेक्सिन प्रोटीन हो गया, ऐसे तरीके से, है ना? नेक्सिन या इंटर डबल ब्रिज, ये इंटर सिंगल ब्रिज, ये इसके सेंट्रल शीट, और ये आपस में भी जुड़े हुए थे, बताया था ऐसे। ऑलराइट, तो ये जो आपस में जुड़े हुए हैं इस तरीके से, इसको बना देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं। लेट्स से, लेट्स जॉइन, ये जोड़ देते, ये ऐसे बना दिया, तो इसको यहाँ से जोड़ देते। ओके, ये जोड़ दिया हमने, और ये जो जोड़ा है हमने, ये इसको हम बुलाते हैं रेडियो स्कोप। क्या बुलाते हैं? रेडियो स्कोप। क्लियर? आ रही बात समझ में? तो क्या क्या है फटाफट से समझ लेंगे। मैंने बोला ये सिंगलेट से, सिंगलेट जॉइंट है, सिंगलेट के ऊपर सेंट्रल शीट है, ये पेरिफेरल डबलेट्स है। भाई डबलेट्स बोल सकते हैं या इनको पेरिफेरल डबलेट्स बोल सकते हो। ये 9 होते हैं, 9 पेरिफेरल डबलेट्स, 9 पेरिफेरी पे बाहर की तरफ है तो पेरिफेरल डबलेट्स, तो 9 पेरिफेरल डबलेट्स हो गए, 2 सेंट्रल सिंगलेट्स हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 11। ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट? 9+2 अरेंजमेंट। क्लियर? और इस पूरे स्ट्रक्चर को, हम बोलते हैं समथिंग नोन एज एक्सोनीम। क्या बुलाते हैं बेटा इसको? एक्सोनीम बुलाते हैं।
और एक्सोनियम यहीं खत्म नहीं होगा, सिलिया का स्ट्रक्चर या फ्लैजेला का स्ट्रक्चर खत्म नहीं हुआ है। इसके बाहर एक मेम्ब्रेन भी होती है, वही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाइप एक मेम्ब्रेन होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, उसी जैसी मेम्ब्रेन होती है। तो बाहर मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाला स्ट्रक्चर को बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट एक्चुअली किसका है, एक्सोनियम का है, या बोले फ्लैजेला का है तो भी सही है। ओके सो अच्छा, ये आर्म्स और ये कनेक्शन क्या करते हैं, आर्म्स ना मूव करते हैं, मतलब आर्म से जब आर्म जुड़ता है तभी इस तरीके से ऐसे और ऐसे मूव करते हैं। जो आपका फ्लैजेला है वो ऐसे या ऐसे, ऐसे और ऐसे, जैसे वाइपर होता है गाड़ी का, वाइपर वाइपर होता है गाड़ी का, ऐसे होता है। ऐसे आपका आपका फ्लैजेला या सिलिया काम करता है। क्लियर? ये स्ट्रक्चर किसका था, ये स्ट्रक्चर किसका था, फ्लैजेला का था, राइट। तो फ्लैजेला के बारे में के स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना फिर मैं आगे सिलिया के स्ट्रक्चर के बारे में चलना। सर ये सारी की सारी ये भी आपने ये बीच में डायग्राम बनाया है, ये सर आउटर से जुड़े हैं इनर से जुड़े हैं? किसकी बात कर रहा है तू, पहले तो मुझे ये बता दे किसकी बात कर रहा है। तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, पहले अपना सवाल दोबारा पूछ। सर जो आपने डबलेट्स बनाए हैं इसमें जो सर ये आपस में ये क्या जो बनाए हैं, आपने सर लिखा नहीं डबलेट्स है बनाए हैं, डबलेट्स बनाए हैं, डबलेट्स, हाँ जो डबलेट्स ये बनाए हैं ये ये। आपस में हाँ ये आपस में आउटर आर्म से जुड़े इनर आर्म से जुड़े हुए हैं? देख, पहले तो ये एग्जैक्टली किसी आर्म से पहले तो जुड़े नहीं होते, ये आर्म से जुड़ते हैं, मतलब आर्म इनसे जुड़ते हैं ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। ये मैंने कॉन्ट्रैक्शन फेज बताया है। अब तो रिलैक्सेशन फेज में जाएगा तो इसको डायरेक्टली यहां से यहां जोड़ सकता है, ऐसे। गॉट इट? तो ये तो मैंने आपको आर्म से जुड़े हुए दिखाए हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन टाइप है, आर्म से जुड़ के इस जॉइनिंग स्ट्रक्चर को मूव करते हैं, जिससे ये ओवरऑल मूवमेंट होती है। तो ये आर्म का तो इसमें रोल ही नहीं है जॉइनिंग में। वो वो जब मूव करेगा तो कभी इनर से जुड़ेगा कभी आउटर से जुड़ेगा, मतलब ये मैंने दिखाया है, ये ऐसा अंदर आते मूवमेंट, जब बाहर जाएगा तो आउटर से जुड़ जाएगा, तो अंदर की तरफ मूवमेंट तो इनर से जुड़ा, बाहर की तरफ मूवमेंट तो आउटर से जुड़ा। तो ये इससे आपस में जुड़े होते हैं, आर्म से जुड़ते हैं ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। गॉट इट? हाँ सर। किसका सवाल है, हाँ समझ में आ गया ये? हाँ सर, इसमें ये जो जो मुझे डबलेट्स समझ आपने में आया बनाए है, हैं इसके अंदर क्या कह रहा है, तो सर आउटर जो आउटर आर्म और इनर आर्म होती है उनका हाँ स्ट्रक्चर आपने ऊपर वाले में थोड़ा डिफरेंट सा है, बट नीचे वाले में सेम ही लग रहा है। अरे वो बनाने में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, वो सेम ही रहता है। वो ऐसा लग रहा है कि दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, वो सेम है। वो मैंने जल्दबाजी में बनाया इसलिए ऐसा है, मैंने कोई डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बताया बिटवीन द आर्म्स। ओके, अच्छा सर। एक तो तेरे साथ बड़ी दिक्कत है ना, मेन मुद्दा छोड़ देता तू, और मेन मुद्दे को छोड़ के बाकी चीजों के तेरे डाउट आते हैं। ठीक है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट तुम्हें दिमाग में जितना रखना है, 9+2 का अरेंजमेंट है, 9 पेरिफेरल डबलेट, 2 सेंट्रल सेंट्रल और आपस में फ्लैजेला इस तरीके का मूवमेंट करता है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला अलग है, प्रोकैरियोटिक रोटेटरी मूवमेंट करता है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है। इवन प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला सिंगल फिलामेंट से बना होता है, ये 9+2 से बना है। ठीक है, अच्छा, जरूरी नहीं है हर जगह 9+2 हो, कई जगह पर दिखते हैं हम 9+2+2 भी होता है, कई जगह 9+0 भी होता है, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि 9+2 ही होगा, बट दैट इज मोस्टली इन द जनरल केस 9+2, थोड़ा वेरिएशन रह सकता है। एनीबॉडी एनी अदर सर डाउट? सर हाँ तारिक। सर वो नेक्सिन प्रोटीन एक बार बता दो। बेटा कोनेक्सिन नहीं है वो, कोनेक्सिन मैंने गलती से बोल दिया था एक्चुअली, वो नेक्सिन है। कोनेक्सिन एक्चुअली गैप जंक्शन में मिलते हैं। कोनेक्सिन जैसा ही प्रोटीन है, नेक्सिन प्रोटीन, ये ज्वाइन कर रहा है। देखो ये जो ज्वाइनिंग वाला ब्रिज है, इंटर डबलेट ब्रिज, नाम तुमने ब्रिज बोल दिया, लेकिन ये ब्रिज बना किससे है, नेक्सिन प्रोटीन से, तो प्रोटीन का नाम है, ये दिया नहीं हुआ कहीं पे, बट ठीक है मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया। एनीबॉडी एनी अदर डाउट? एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा,
प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके स्कूल में बनाने की आ सकता है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ऐसे आप समझ लो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हो, लाइक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, मोटी सी डंडी है आपके फ्लैजला। हाँ, बल्कि आप साइंस अरे मॉडल आपने में ऊपर बनाने को भी आए तो आप बना सकते हो। हैं ये ऊपर आपने एक्सो नेम क्या लिखा हुआ है ये? एक्सोनीम मैं बताया ना, देख ऐसा समझाता हूँ मैं तुझे। कौन पूछ रहा है राहुल? शुभम। शुभम, क्रिकेट खेलता तू? क्या सर? क्रिकेट क्रिकेट नो सर। बैट खेला नहीं है? बैट देखा कभी? बैट, क्रिकेट बैट। देखा है सर, मतलब क्रिकेट बैट को जब खेलता भी हाथ में पकड़ते हैं उसमें ग्रिप होती है, ग्रिप। हाँ सर। ग्रिप के नीचे डंडी होती है। हाँ सर। तो ग्रिप समझ ले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और डंडी समझ ले एक्सोनीम है। तो जो एक्चुअली जो पूरा 9+2 का अरेंजमेंट पर स्ट्रक्चर बताया ना, इसको हम एक्सोनीम बोलते हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर फ्लैजेला का नहीं है। फ्लैजेला बनाने के लिए इसके ऊपर कवरिंग बनानी पड़ेगी मेम्ब्रेन की। तो मेम्ब्रेन की कवरिंग प्लस एक्सोनीम इज इक्वल टू फ्लैजेला। और वो कमरी और जो कवरिंग होगी वो भी बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर भी क्या? फोस्फोलिपिड बाइलेयर हाँ, वो भी तो लेयर प्लाज्मा का होगा। मेम्ब्रेन ही है। एक बात बता, एक बात बता, ये सिलिया फ्लैजेला होता कैसा है, होता क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल रहा होता है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके ऊपर कवरिंग में रहती है काफी दूर तक। तो सर Got it? अच्छा हाँ सर ठीक है, गॉट इट। सर सर यस सर। सर एक फ्लैजेला पे 9+2 अरेंजमेंट एक ही हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है? डिडंट गेट, क्या मतलब? सर एक फ्लैजेला पे कितने 9+2 अरेंजमेंट हो सकते हैं, या फिर एक ही होगा? अगेन आई डिडंट गेट। हाँ। मैं अब तेरे को बताता हूँ, तेरे को क्या कंफ्यूजन, तू समझा ही नहीं है। तो अगर मुझसे सवाल पूछना तो यू हैव नॉट अंडरस्टूड, क्या टेंशन है? तेरे को ये 9+2 नजर आ रहा है? यस सर। मान ले पूरी की पूरी डंडी डंडी है। अगर इसके थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा, इसको हटा देगा, अगर इसके थोड़ा नीचे जाएगा, जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे क्या होगा? इसके जस्ट नीचे भी यही तो होगा। गॉट इट? ये आपस में जुड़ेंगे। ये तो पूरी डंडी का अरेंजमेंट है बेटा, 9+2। यस सर। 9+2 9+2 9+2 9+2 पूरी डंडी है। ये डंडी कैसे है? 1 2 3, ये अल्फा बीटा नहीं थे? अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा अल्फा बीटा बीटा ऐसे ऐसे करके, नहीं समझा? समझ आ गया सर, मुझे लगा और भी होंगे। गॉट इट? हाँ, बस पे टेंशन, ये ऐसे है, ये ये पूरी लंबी डंडी है। अब ऐसे ना पूरा घुमा दो, 9 कर दो, ऐसे पूरा, ये ऐसे 9 डंडी बना दी, है ना? तो ये पूरी नीचे तक है सारी की सारी। और एक मतलब तू समझ लेंगे, ये जो है ना यहाँ पे 13 और यहाँ पे 30, ये 30 लंबी लंबी डंडियां हैं जो ऐसी हैं। एवरी लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे करके। गॉट इट? अभी भी सामने आ गया, फिर डाउट है? सर अब आ गया। हाँ सर अब आ गया। ठीक है। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट्स? Yes. सर तो सर इन इन ए बी के नाम क्या होता है, मतलब इनको खाली ए बी बोलते हैं? तू अल्फा बीटा बोल ले, तो ये आपकी गामा बीटा बोल ले, पेरिफेरल 1 2 बोल ले। बोलने का क्या है? ए भी बोल देते हैं, ऐसे नाम दिए हुए, एक का ए एक का बी। 3 होंगे तो एक का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। तो उसमें यस, एनी अदर पहले डाउट्स? का अरे भैया, बाहर वाले का तू, जो जो जुड़ा हुआ नहीं देख रहा तेरे को, मान ले उसको तू बाहर वाले को बोल दे ए, जो अंदर वाले को है उसको बी बोल दे। मतलब बाहर अंदर क्या, आगे पीछे की बात है। अच्छा सर, ओके। एनी अदर डाउट? सर
मतलब तो ये देखना कि बी फिर ए से जुड़ा हुआ, मतलब जॉइनिंग ऐसे है, बी टू ए, इसका भी इसका है, इसका भी इसका है, इसका भी इसका है, इसका भी इसका है ऐसे। हाँ सर एक टिश्यू वाले चैप्टर का डाउट है। क्लास के बाद, ओके अभी सर। सिर्फ ये क्लास में जब बाकी लोग चले जाएंगे ना, करी थी। क्लास में रहेगी तो हाँ। हाँ रोहन, ये फेंक गया। क्या रोहन को बहुत बिजी माइक बंद कर दे। चलिए आगे बात करते हैं। तो आप सबको फ्लैजेला का स्ट्रक्चर क्लियर है? यस सर। ओके, आइए आइए सीलिया का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब सीलिया का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ये फ्लैजेला है इतना बड़ा सा लंबा सा, और इस फ्लैजेला का स्ट्रक्चर छोटा कर देते हैं, बस हो गया। यही है सीलिया का स्ट्रक्चर। मतलब सीलिया में भी वही 9+2, वही नेक्स्ट प्रोटीन, सेम टू सेम, डिट्टो सेम। मतलब सीलिया फ्लैजेला में कोई फर्क नहीं है। जो थोड़े छोटे हैं वो सीलिया है, और जो थोड़े बड़े हैं वो क्या है, फ्लैजेला है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, छोटे सीलिया, बड़े फ्लैजेला। क्लियर पॉइंट? तो सीलिया है, फ्लैजेला है द सेम स्ट्रक्चर, वही एक्सोनी, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही सब कुछ। तो हमें ये नहीं समझ आया, तो हमें सीलिया फ्लैजेला क्लियर है। हमारे पास जो अगला समझने वाला है दैट इज सेंट्रोजोम। अब सेंट्रोजोम की बात क्यों कर रहा हूं मैं? सेंट्रोजोम तो मैंने लिखवाया है, मैंने आपको एस्टर लिखवाया है, माइक्रोट्यूब्यूल लिखवाया है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल और एस्टर्स हैं, ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर से निकल के आते हैं, और उसको हम बुलाते हैं ये सेंट्रोजोम। और सेंट्रोजोम्स की बात करेंगे और तभी क्लास खत्म करेंगे। तो बात कर रहे हैं सेंट्रोजोम्स की। नाउ सेंट्रोजोम्स एनिमल्स की प्रॉपर्टी है, एनिमल सेल के अंदर होते हैं, और इनका फंक्शन होता है सिंपली सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन में मेनली काम करते हैं कैरियोकाइनेसिस में। कैसे काम करते हैं आइए समझाते हैं हम आपको डिटेल में। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, डिटेल में बात करेंगे। मान लेते हैं सेल है, ठीक है ना। सेल में जब सेल का डिवीजन होता है, ठीक है ना, तो क्रोमोसोम बनते हैं। क्या बनते हैं? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है लेट्स से, ओके। तो ये हो गए क्रोमोसोम। जब सेल डिवाइड करता है ना, ये मैं बना रहा हूँ, बाद में मिटा दूंगा इसे समझाने के लिए। सेल जब डिवाइड करता है, तो मान लो सेल जब डिवाइड कर रहा है, या लेट्स से ये 4 क्रोमोसोम है, 4 ही क्रोमोसोम बना रहा हूं आपको, ये पता होगा आपने, फिर भी देखोगे डायग्राम। ये चारों क्रोमोसोम दो इधर चले जाते हैं, दो इधर चले जाते हैं। अभी दो इधर उधर चले कैसे जाते हैं? इनको पकड़ के खींचने के लिए स्पिंडल चाहिए होते हैं। कैसे होते हैं? स्पिंडल। मान लो सेल डिवाइड कर रहा है, तो दो क्रोमोसोम खींच के इधर आ जाएंगे। अगर 4 हैं तो आधे इधर आधे इधर, मान लो, ठीक है ना। और इनको खींचने वाला है कौन? इनको खींचने वाला कौन है? स्पिंडल फाइबर्स। कौन से फाइबर्स? स्पिंडल फाइबर्स। और स्पिंडल फाइबर्स जिन स्ट्रक्चर से आते हैं या जिस स्ट्रक्चर से बनते हैं उनको बोलते हैं सेंट्रोसोम्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम्स। तो सेंट्रोसोम्स वो सेल ऑर्गेनेल हैं जो स्पिंडल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनको खींचने के लिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए सेल है, ये एक सेंट्रोसोम है, ऐसे बना लेता हूँ मैं, बाद में रीडर बनाऊं। ये सेंट्रो एक तो बनाता है स्पिंडल, ठीक है ना। एक तो बनाएगा स्पिंडल, किसको पकड़ने के लिए? क्रोमोसोम को पकड़ने के लिए। जिससे क्रोमोसोम को बढ़ाओ, ओके। 4 क्रोमोसोम को बढ़ाओ, तो क्रोमोसोम बनने के ये बनाएगा क्या? स्पिंडल्स, है ना, ओके। और साथ में मेम्ब्रेन को पकड़ने के लिए भी कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा। इस तरफ से पकड़ेगा मेम्ब्रेन को, इस तरफ पकड़ेगा इसको। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोल देते हैं क्या? स्पिंडल। और ये वाले जो स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं एस्टर्स। तो दिस इज स्पिंडल, दिस इज एस्टर। क्लियर? आ रही है? कोई डाउट? और ये हो गया स्पिंडल, ये हो गया एस्टर, और इनको बनाने वाले ये स्ट्रक्चर क्या हो गए? सेंट्रोसोम। अगर आप सेंट्रोसोम को ध्यान से देखें, ये सेंट्रोसोम के थोड़ा स्ट्रक्चर की बात करें, आप सेंट्रोसोम को ध्यान से देखें, ऑब्जर्व सेंट्रोसोम वेरी कीनली, तो आपको सेंट्रोसोम में 2 स्ट्रक्चर नजर आएंगे।
क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 9, एक ये स्ट्रक्चर, इसको बुलाते हैं एक सेंट्रियोल। क्या बुलाते हैं? एक सेंट्रियोल। ओके, और इसी सेंट्रियोल के परपेंडिकुलर, क्या चीज? परपेंडिकुलर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, फिर इसके परपेंडिकुलर एक और सेंट्रियोल। तो दो सेंट्रियोल मिलकर एक सेंट्रोसोम बना रहे हैं, और दोनों सेंट्रियोल कैसे रहते हैं? हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं, और इन्हीं सेंट्रियोल से बाहर निकलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या निकलते हैं बाहर? माइक्रोट्यूब्यूल्स, अलग अलग डायरेक्शंस में। कुछ बनते हैं स्पिंडल, कुछ बनते हैं एस्टर्स, और जहां से ये लोग बाहर निकलते हैं उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं, जहां से लोग बाहर निकलते हैं उन रीजन को हम बोलते हैं MTOC। MTOC यानी माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्स। क्या बोलते हैं? माइक्रो ट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्स, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ठीक है ना? जैसे सीलिया फ्लैजेला में था, इनका भी एक रीजन है, ये बाहर वाला रीजन है, इसको बोलते हैं हम पेरीसेंट्रियोलर रीजन। तो इस पूरे में यही वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बाकी तो क्या इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ, यही वाला डायग्राम फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बता स्ट्रक्चर बताया ना, ये वाला, दिस वन, क्या नाम दिया मैंने उसको? इसको नाम दिया मैंने पेरीसेंट्रियोलर रीजन। सेंट्रियोल के बाहर है तो पेराई सेंट्रियोलर, पेरासेंट्रियोलर रीजन। ठीक है, और ये हो गई मेम्ब्रेन। क्या हो गई? मेम्ब्रेन, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वैसे ये मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन हो गई। तो ये मेम्ब्रेन हो गई, पेरीसेंट्रियोलर रीजन हो गया, MTOC हो गए, और ये क्या हो गई? सेंट्रियोल्स हो गई। ये स्ट्रक्चर है एक सेंट्रोसोम का। किसका स्ट्रक्चर है? एक सेंट्रोसोम। यहां लिख दो, यहाँ लिख दो, एक सेंट्रोसोम। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेंट्रोसोम के एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा है? ठीक है, वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर बहुत ही सिंपल है, यहां पर भी आप डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी अरेंजमेंट है 9+0 का। 9 पेरिफेरल, बस डबलेट्स की जगह क्या है? ट्रिपलेट्स। तो 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है ना? मैं सिर्फ चलो बना ही देता हूं। 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 पेरिफेरल क्या है? ट्रिपलेट्स, और आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि बताने की जरूरत नहीं कि दे आर जॉइंट टू ईच अदर। ओके, दे आर जॉइंट टू ईच अदर। आप ओके, तो ऐसे कुछ ज्वाइनिंग रहती है। ठीक है ना? एंड ये 9 है। ठीक है, कैसे 9? तो ज्वाइनिंग कैसी है? मान लो ये ABC है, दिस ABC, ज्वाइनिंग है C to A। जैसे वहां B2 लिखा है, यहाँ पे C2A ज्वाइनिंग। ठीक है ना? क्लियर? तो वही डबलेट्स की जगह क्या है? ट्रिपलेट्स है। बस डबलेट की जगह क्या है? ट्रिपलेट। बहुत आसान है, आप बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 4 कॉमन लिए, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 4 कॉमन लिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दिस इज अ ट्रिपलेट। ओके, तो बीच में क्या होता है? बीच में क्या कुछ नहीं होता? नहीं, बीच में होता है कुछ। और बीच में हम एक प्रोटीन फिलामेंट होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ प्रोटीन का फिलामेंट है बड़ा लंबा सा,
और इस प्रोटीन को हम बोलते हैं हब प्रोटीन। ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं हम हब, तो बीच में रहता है हब, बाकी इसको बोलते हैं लिंकर। ठीक है, ये हो गया ट्रिपलेट्स, पेरिफेरल ट्रिपलेट्स। एंड ट्रिपलेट्स कैसे हैं बेटा? ट्रिपलेट्स हैं 9। तो अरेंजमेंट कैसा है? 9+0। अरेंजमेंट कैसा है बेटा? 9+0, 9 प्लस चूंकि 9+0। ठीक है, ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अच्छा, वैसे ही इसके पास भी क्या है? स्पोक्स हैं, रेडियल स्पोक्स। ठीक है, तो इसके पास भी क्या होते हैं? रेडियल स्पोक्स होते हैं। ओके, तो ये हो गए आपके रेडियल स्पोक्स, जैसे उसमें थे। तो बाकी सारा स्ट्रक्चर सिमिलर है। अच्छा, आखिरी में क्या है? एक्स्ट्रा क्या है? ठीक है ना, बाकी आपको पता है कि यहाँ पर ये बना, ये इसके बाहर बनाया, बाहर के रीजन में बनाया। कौन से रीजन में बनाया बेटा? ये बनाया पेरीसेंट्रियल रीजन में। रीजन बताया ना, पेरीसेंट्रियल। ये सेंट्रियल का स्ट्रक्चर हो गया, इसके बाहर क्या? पेरीसेंट्रियल रीजन। तो पेरीसेंट्रियल रीजन में ये दूसरी स्ट्रक्चर बनाया है। और ये जो मैंने बनाए हैं इन्हें हम बोलते हैं मसूल्स। मसूस नहीं, मसूस आर द पीपल हु गिव मसाज, है ना? मसूस, दे आर मसूल्स। MASSULES, मसूल्स। मसूल्स आर नथिंग बट MTOC। मसूल्स क्या होते हैं? माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, जहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर निकलेंगे और जहां से ऑर्गेनाइज होके ये मतलब कि बाहर निकलेंगे, ऑर्गेनाइज होके ट्रिपलेट की फॉर्म में बाहर निकलेंगे। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्या? MTOC। एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द, ऑफ कोर्स मेम्ब्रेन बाउंड रहेगा। किस क्या बाउंड रहेगा? मेम्ब्रेन बाउंड, जो बनाने की जरूरत नहीं है, इसके बाहर ये मेम्ब्रेन बाउंड। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा, ऐसा दो स्ट्रक्चर होगा, एक स्ट्रक्चर दो स्ट्रक्चर, फिर ये दोनों मिलके एक मेम्ब्रेन बाउंड में होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? हम सेंट्रोसोम बोलेंगे। सेंट्रियोल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, दो सेंट्रियोल्स मिलके, सॉरी ऐसे, फिर वो मेम्ब्रेन बाउंड है, एक दूसरे पर perpendicular, फिर मेम्ब्रेन बाउंड, उसको हम बोल रहे हैं पूरे का पूरा सेंट्रोसोम। तो ऐसा बहुत ही स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। सेम सिलिया फ्लैजेला, जैसे एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है, तो कोई ज्यादा परेशानी की जरूरत है स्ट्रक्चर के लिए। हाँ, एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर की ना इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 9 ट्रिपलेट्स हैं और इंटर ट्रिपलेट ब्रिज से कनेक्टेड है, लिंकर से कनेक्टेड है, और बीच में हब है ना? माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्स हैं, 9+0 अरेंजमेंट है, 2 सेंट्रियोल्स। ये सारी बातें ना बता रखी हैं एनसीईआरटी में, बस दिखा नहीं रखी, तो मैंने आपको दिखा भी दी। ठीक है ना, किसी को कोई डाउट? सर वो बोलिए। सर जो मस्यूल्स होते हैं ये भी 9 होते हैं। इस अरेंजमेंट को हम कार्ट व्हील्स अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्ट व्हील। ठीक है ना, जैसे कार्ट व्हील होता है ना, CART। ठीक है ना, तो कार्ट व्हील स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको। हाँ जी, आप बोलिए। सर जो ये मस्यूल्स थे ये भी 9 होते हैं। हाँ, कह सकते हैं कि ये भी 9 है। ओके सर। सर वो ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ पे जो मस्यूल्स लिखा हुआ है। अच्छा, कोई बात नहीं, दिखाई दे जाएगा। अब देख रहे हैं? हाँ सर, दिख रहा है। Anybody, any other out? सर ये मस्यूल्स और MTOC एक ही है? हाँ, मतलब हाँ, आप मसूद और MTOC एक ही बात बोल सकते हो। यस। Anybody else? Any other about? मस्यूल्स वाला क्वेश्चन, मस्यूल वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। मैं खुद नहीं समझ पाया क्या बोल रहा था। सर ये मस्यूल्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया बेटा, मतलब कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, इनका जो फॉर्मेशन होता है पॉलीमराइजेशन से होता है। मतलब अल्फा बीटा ट्यूबुलिन जो प्रोटीन है वो पॉलीमराइज होके ना फिर ये माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं एक्चुअली। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो ओरिजिन है, जहां उनका असेंबली शुरू हो रहा है, वो इसी MTOC पे होता है। तो MTOC एक्चुअली इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल बोल सकते हो आप, या आप कह सकते हो फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्फा बीटा ट्यूबुलिन।
टू फॉर्म माइक्रोट्यूब्यूल्स। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल का जो फॉर्मेशन है, का ऑरिजिन है, वो यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। या एस्टर का फॉर्मेशन का जो इनिशिएशन है वो यहीं से शुरू हो रहा है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में सेंट्रोसोम नहीं होते, सेंट्रियोल्स नहीं होते, लेकिन फिर भी उसमें सिलिया फ्लैजिला मतलब सिलिया क्या, फिर भी उसमें स्पिंडल बनते हैं। एस्टर नहीं बनते, स्पिंडल बनते हैं, सेल वॉल के पास से बनते हैं। तो हम ये मानते हैं कि उसके सेल वॉल के पास कहीं ना कहीं एमटीओसी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो स्पिंडल की फॉर्मेशन में क्या है, हेल्पफुल है, या उनके अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन में हेल्पफुल है। तो दे ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोलते हैं कि प्लांट्स में स्पिंडल तो होते हैं लेकिन सेंट्रोसोम नहीं होते और एस्टर्स नहीं होते, इसलिए प्लांट की जो डिवीजन है उसे विदाउट एस्ट्रल डिवीजन कहा जाता है, यानी एन एस्ट्रल डिवीजन भी कहा जाता है। वेराज एनिमल्स के डिवीजन में क्योंकि दो दो एस्टर्स बनते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, तो हम उसे डाई एस्ट्रल या एम्फाई एस्ट्रल डिवीजन भी बोलते हैं। तो बस एमटीओसी आप समझ लीजिए पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? और सर ये 9 होते हैं, मतलब इसके अंदर 9 हाँ, हर एक ट्रिपलेट के साथ एक एक से सेंट्रियोल में बता 9 रखा है। रहेंगे, मतलब एक सेंट्रियोल में ये 9 रहेंगे। और इनसे फिर एक माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगे। क्या चीज? नहीं सुना मैंने। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो आपने बोला, हाँ, क्या? हर मतलब 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगे ना फिर। देखो, ये 9 रहेंगे लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्स हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इनमें से एक ही माइक्रोट्यूब्यूल निकले, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि इनमें से मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल्स निकले, तो ऐसा जरूरी नहीं है एक ही माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज करें। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसा नहीं कि 9 ही होते, माइक्रोट्यूब्यूल्स ज्यादा हो सकते हैं, स्पिंडल ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि इनमें से एक से एक निकले, एक से मल्टीपल भी निकल सकते हैं। और फिर माइक्रोट्यूब्यूल से स्पिंडल और एस्टर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेटा एस्टर जाके पीछे मेम्ब्रेन से जुड़ेंगे, ठीक है ना, और माइक्रोट्यूब्यूल और स्पिंडल एक ही बात है। और फिर वो सर एस्टर्स कहाँ से निकलते हैं फिर? मैंने कहा ना, एस्टर्स और दोनों का ओरिजिन एमटीओसी ही है। एस्टर्स और माइक्रोट्यूब्यूल का ओरिजिन एमटीओसी ही है। बस जो एस्टर्स होते हैं वो जाके जुड़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, पीछे मेम्ब्रेन से, और जो स्पिंडल्स हैं वो क्रोमोसोम से जाके जुड़ते हैं। अच्छा, ओके सर। सेल डिवीजन में आ जाएगा ये। मैं ज्यादा अगर इंटरेस्ट ले रहा मतलब कि सेल डिवीजन का पार्ट है, वहां पे आ जाएगा। एनी अदर डाउट? सर आप पूछिए। सर जो है सेंट्रियोल का बाहर का मतलब सेंट्रियोल के आसपास का जो भी वो पार्ट है उसे पेरीसेंट्रियोलर। हाँ, रीजन कहते हैं। यस सर। और सर वो टिश्यू पेरी वाला मतलब डाउट। पेरिफेरल, पेरी मतलब आउटर पेरिफेरल, ठीक है ना। यस हम्म। सर टिश्यू वाला डाउट पूछूं? हाँ, टिश्यू वाला पूछ रहे थे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जो आपको आर्म्स बनाए थे कभी कभी पूछ रहे थे कि जो आर्म है, आउटर आर्म या इनर आर्म, इन आर्म में प्रोटीन कौन सा है, तो मेनली डायनिन होता है। कौन सा होता है? डायनिन प्रोटीन होता है, DYENIN, डायनिन प्रोटीन, ठीक है ना। और डायनिन से आके जुड़ता कौन है, एक और प्रोटीन आके जुड़ता है, उसे बोलते हैं काइनेसिन प्रोटीन। तो मेनली आर्म पूछेगा किससे बना होता है तो बोलेंगे आप डायनिन से बना होता है। और जब ये मूव करता है तो एक और प्रोटीन आके जुड़ता है, वो कौन सा प्रोटीन है, दैट इज काइनेसिन प्रोटीन, ठीक है ना। तो डायनिन और काइनेसिन नाम याद रखिएगा। सर वो इनके पास आर्म्स नहीं होते ट्रिपलेट्स के पास? क्या क्या क्या? जो ये ट्रिपलेट्स है इनके पास आर्म्स नहीं है होंगे?
नहीं, क्योंकि ये ऐसे ऐसे मूवमेंट नहीं करते, इनके पास मोटर प्रोटीन्स नहीं है। एनी अदर आउट? सर हाँ जी, सर आप तो पूछ नेफ्रो ले उसका, एनिमल टिश्यू का सर पूछ ले। सर नेफ्रॉन के किस पार्ट में ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया होता है? पीसीटी डीसीटी मेनली। सर लेकिन क्वेश्चन था उसमें, ऑप्शन में पीसीटी भी दे रखा था, डीसीटी भी दे रखा था, तो उसमें हम क्या लगाएंगे करेक्ट ऑप्शन? बोथ ऑफ देम, 4 ऑप्शन थे उसके। यस सर, पीसीटी था, कहाँ डीसीटी कहाँ था, का एच। क्वेश्चन था? सर बुक का था। क्वेश्चन पढ़ पूरा दोबारा से। सर क्वेश्चन बुक। ओके सर, मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ या शेयर कर, बाकी लोग जा सकते हैं, क्लास ओवर है, जिसको डाउट है वो रुक सकता है बस। सर शेयर कर रहा हूँ। क्या शेयर की स्क्रीन? हाँ दिखा, अब करिए। सर 9th क्वेश्चन। हाँ देख रहा हूँ, रुक जा। क्या है भाई 9th? यस सर। तो जूम इन करियो। द एपिथेलियम ऑफ डैश ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई, पीसीटी डीसीटी हेलने लूप कलेक्टिंग डक्ट। कहाँ क्वेश्चन है, कौन सी किताब है? सर A to Z बायोलॉजी और नीट। गलत है, ये पीसीटी डीसीटी दोनों दोनों आंसर आएगा। सर इसमें पीसीटी दे रखा था आंसर। अरे भैया बता दिया ना, क्वेश्चन गलत। ओके सर। माइक भाई, ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया कहाँ मैं, आप सुन भी ले, रीजन में सुन ले। ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और इवन सेक्रीशन में भी। रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम पीसीटी में होता है, ठीक है ना, और सेक्रीशन बड़ा, रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जब जरूरत होती है, कंडीशनल बहुत बड़ा। तो डीसीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीअब्जॉर्प्शन, हालांकि होता कम है लेकिन क्रूशियल बहुत है, ठीक है ना। तो डीसीटी में भी रहेगा कलेक्ट ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया। ओके सर। हाँ लेकिन अगर मान लीजिए बस एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन आ गया नीट के अंदर, तो क्या करें? तो फिर गो फॉर द मोर बेटर ऑप्शन, गो फॉर पीसीटी, क्योंकि पीसीटी में ज्यादा, यहाँ ज्यादा बेटर, यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा एरिया इज कवर्ड है, पीसीटी का ज्यादा ज्यादा एरिया इज कवर्ड है ब्रश वाटर। तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में मान ले कोई आंसर चूज ही करना पड़ा, तो पीसीटी और डीसीटी में बेटर चॉइस पीसीटी होगा, ठीक है ना, गॉट इट। सर हाँ लेकिन डीसीटी में नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ नेक्स्ट। सर हाँ सर प्रियांशु। कार्टिलेज का एक क्वेश्चन है। सर हाँ कार्टिलेज हाँ का एक पूछ क्वेश्चन पूछ है कि पूछ 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 पूछ। सर क्वेश्चन है कि कार्टिलेज में कौन सा कोलेजन होता है, कोलेजन फाइबर। तो इसका कौन आंसर सा वाइट और कोलेजन येलो होता दोनों है? होना चाहिए ना? यस सर। सर ये डीपीपी में भी कोलेजन, कोलेजन व्हाइट और येलो कहाँ से हो गया? कोलेजन तो टाइप 1 टाइप 2 सर टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6 करके होते हैं। सर होते हैं ना, एक वाइट कोलाजन एक येलो कोलाजन। किसने बोला? व्हाइट, व्हाइट कोलेजन येलो इलास्टिक होता है। सर यस सर, इलास्टिक फाइबर को येलो येलो कलर का होता है। तो येलो तो इलास्टिक होगा, कोलेजन कहाँ से होगा? इलास्टिक। कोलेजन अलग है, इलास्टिक प्रोटीन अलग है। ओके। इलास्टिक फाइबर तो अलग है, कोलेजन अलग है। व्हाइट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर, ये पढ़ाया था। कोलेजन थोड़ा दो तरीके के ओके पढ़ाए थे। सर, तो कार्टिलेज में इलास्टिक फाइबर भी होगा ना? डिपेंड करेगा कार्टिलेज टू कार्टिलेज, ठीक है ना। हालांकि हर कार्टिलेज के अंदर या हर एक कार्टिलेज के अंदर, कार्टिलेज की बात कर रहे हैं ना, हाँ कार्टिलेज दोनों तरीके का होता है, येलो यस। येलो इलास्टिक भी, और मतलब कि कोलाजन वाला भी, और मतलब कि जो इलास्टिक कार्टिलेज है ना, उसमें मेजर पार्ट इलास्टिन फाइबर का है, लेकिन थोड़ा कोलाजन भी है। तो हर एक के अंदर सर ये मेजर और सर माइनर इसका वाले आंसर पार्ट। सर इसका आंसर था वाइट। क्या क्वेश्चन था? येलो होना चाहिए सर, यही क्वेश्चन क्वेश्चन क्या था था? सर। कि ये कार्टिलेज में ज्यादातर फाइबर कौन सा होता है? यस सर, कोलाजन कौन सा होता है मेन? दोनों ही यस सर, दोनों ही होते हैं, पर वाइट था आंसर में। हम्म। अगर वो बोलेगा कि कोलेजन कौन सा होता है, तो कोलेजन यस तो सर। व्हाइट ही होता है, तो ऑफकोर्स व्हाइट ही आएगा। कोलेजन येलो थोड़े होता है। ओ ओके सर, इलास्टिक फाइबर येलो होते हैं।
इलास्टिक फाइबर येलो होता है। हाँ ओके। एनीबॉडी एनी अदर डाउट? चलिए फिर सर एपिथेलियम में जो कवरिंग और लाइनिंग हम बोलते हैं कि वो कवरिंग और लाइनिंग फॉर्म करते हैं स्क्वामस वाले, तो कवरिंग तो जैसे हमारी आउटर बॉडी की कवरिंग हो जाती है, लाइनिंग हम ऑर्गन्स की सेंस में ही बात करते हैं कि इनर साइड पे जो कवरिंग तेरी होगी बॉडी में उसको लाइनिंग नहीं होगी, तेरी बॉडी के इनर वाली को बोलेंगे ना। अंदर कवरिंग में कुछ नहीं है, लाइनिंग में कुछ नहीं है। तो सर एक ऑर्गन है कोई, तो उसमें लाइनिंग भी होगी एपिथेलिया की और कवरिंग भी होगी, तो जी बीच में क्या आएगा, मतलब मेम्ब्रेन से जरा उन दोनों के बीच में मैं तेरा सवाल ही नहीं समझा। कि कोई ऑर्गन है उसके अंदर लाइनिंग भी है और कवरिंग भी है एपिथेलिया की, हाँ तो हाँ, उन दोनों के बीच में क्या रहता है फिर? बीच में मसल, कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारी चीजें। अच्छा सर। मैं तुझे एग्जांपल देता हूँ, सुनती हो तुम तो ध्यान से सुनियो। ऐशी का आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, तेरे स्टमक की बात करते हैं। यहाँ लीजिए स्टमक की लेयर है मोटी सी, है ना? तो अंदर से बाहर चलते हैं, सबसे अंदर मतलब स्टमक के अंदर की तरफ सबसे जो लाइनिंग है वो एपिथेलिया की नोन एज म्यूकोसा, म्यूकोसल एपिथेलिया, ठीक है ना? फिर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है लैमिना प्रोप्रिया, फिर एक मस्कुलर लेयर है उसे बोलते हैं हम म्यूकोसा मस्कुलरिस, फिर कनेक्टिव टिश्यू है नोन एज सब म्यूकोसा, फिर एक मसल की लेयर है सर्कुलर, फिर एक मसल की लेयर है लॉन्गिट्यूडनल, फिर जाके सेरोसा है अगेन एपिथेलिया। तो सबसे बाहर क्या हो गया? सेरोसा एपिथेलिया। सबसे अंदर क्या हो गया? म्यूकोसल एपिथेलिया। तो बाहर भी एपिथेलिया, लास्ट में अंदर भी, बीच में एपिथेलिया। बीच में बहुत सारे टिश्यू रह सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स रह सकती हैं, टिश्यू टिश्यू वेरी करेगा। आ गया समझ में, थैंक यू। यस, एनी अदर डाउट? चलिए, थैंक यू वेरी मच। और मधु मैम को भी थैंक यू बोल दीजिएगा, जो उनको ज्यादा टाइम के लिए वेट करना पड़ा तुम्हारी वजह से। एंड सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।